आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे कालखंड रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल पर बात की और भक्तिकाल पर बात की और आदिकाल के नामकरण को जानने की कोशिश की, उसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम सुझाए थे वो नाम क्यों सही नहीं है, या फिर और जो अन्य नाम दिए गए हैं वो नाम क्यों सही नहीं है, और आदिकाल ही नाम क्यों सही है, उस पर चर्चा की थी। भक्ति काल के अंतर्गत हमने सगुण और निर्गुण की चर्चा की, निर्गुण और सगुण में भेद क्या है उसकी चर्चा की। भक्ति काल के उदय के संबंध में विविध विद्वानों के मत को हमने जानने का प्रयास किया और उसके बाद भक्ति आंदोलन पर जो विभिन्न विद्वानों की राय है उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अष्टछाप के कवियों को जानने का प्रयास किया। फिर भक्ति साहित्य की विशेषताओं के संबंध में हमने जानने का प्रयास किया कि मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे उसमें ईश्वर के प्रति जो उत्कट प्रेम है, या फिर जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब चीज़ों का विरोध है, समानता पर जो बल दिया गया है, लोक संस्कृति का चित्रण किस तरीके से है, शास्त्र ज्ञान जो है उसकी अनावश्यकता पर किस तरीके से विचार किया है। तो इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। आज हिंदी साहित्य के तीसरे कालखंड रीतिकाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए रीतिकाल के बारे में कुछ जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। रीतिकाल का जो पीरियड है उसे संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 तक रीतिकाल के समय को माना है। दूसरी बात यह है कि रीतिकाल का उदय जो है किस तरीके से हुआ, या जिस तरीके से भी हुआ, रीतिकाल का जो उदय हुआ है और उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक विचित्र ऐतिहासिक संयोग कहा है। विचित्र ऐतिहासिक संयोग इसलिए कि भक्ति काल के बाद इस तरीके की कविता का आना और 200 वर्षों तक लगातार हिंदी साहित्य पर छाए रहना एक ऐतिहासिक त्रासदी के रूप में उसे इन्होंने लिया है। तो रीतिकाल के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे रीतिकाल को जैसे ग्रियर्सन वगैरह ने कलाकाल कहा है, या रमाशंकर शुक्ल ने भी कलाकाल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। लेकिन फिर भी यह नाम जो है, रीतिकाल जो नाम है, वो क्यों उपयुक्त है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उसमें क्या है कि रीतिकाल का उद्भव जो है वो किस तरीके से हुआ, क्यों रीतिकाल का उद्भव हुआ, उस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल के उद्भव के संबंध में मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य रूप से दो बातों का उल्लेख किया है। एक वो बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे रीतिकाल पर जो है उत्तर संस्कृत साहित्य का मतलब है कि जिसमें जो है काम शास्त्र वगैरह की, वात्स्यायन के काम शास्त्र वगैरह की रचना की गई है। तो इन सभी चीज़ों, या फिर जो प्राकृत और गाथा आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती आदि की जो एक परंपरा रही है, तो उसका वे एक तरीके से उस पर प्रभाव दिखाते हैं, और उत्तर संस्कृत साहित्य का प्रभाव एक तरीके से रीतिकाल पर दिखाने की वो बात करते हैं। और उसके बाद वो समाज में यह किस तरीके से बना रहा, या क्यों इसकी ज़रूरत पैदा हुई, उसके बारे में भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन चीज़ों का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है वो उपज कैसे, मतलब अचानक जैसे उसका जो उद्भव है वो कैसे हुआ, तो उसके बारे में वे तर्क रखते हैं कि उस समय जो है समाज में दो कोटियाँ थी, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग, मतलब एक उत्पादक वर्ग और एक उपभोक्ता वर्ग।
उत्पादक वर्ग में कौन आते थे? जो मतलब किसान हुए, लुहार हुए, कारीगर हुए, ये सब जो है किसान, लुहार, कारीगर, बाकी सभी जो हैं वो सभी जो है वो उत्पादक वर्ग में हैं। और उपभोक्ता वर्ग में क्या है कि उस समय के जो सामंत थे, जो नवाब थे, जो रईस थे, मनसबदार थे, ये सब जो है वो उपभोक्ता वर्ग में आते थे। लेकिन इन दोनों के बीच भी मतलब एक तीसरा वर्ग था जिसका संबंध जो है वो उत्पादक वर्ग से था। जैसे कारीगर, चित्रकार, मूर्तिकार, ये सभी जो हैं वो सब उत्पादक वर्ग से थे, है ना। तो ये जो उत्पादक वर्ग थे वो क्या करते थे कि अपनी जीविका को चलाने के लिए, या जो कवि वगैरह थे ये सब अपनी जीविका को चलाने के लिए वो अपने राजाओं की रुचि के अनुसार कविता करते थे या मूर्ति बनाते थे। तो मतलब मुख्य रूप से उस सोसाइटी में, उस समय के समाज में दो वर्ग था। एक उत्पादक वर्ग जिसमें किसान, कारीगर या छोटी जातियों के किसान, लुहार आदि सब थे, कवि वगैरह, कवि, नर्तकी सब इसी इन्हीं से उसका संबंध था। और उपभोक्ता वर्ग में राजा, सामंत, मनसबदार आदि आते थे। तो और इन दोनों के बीच में जो जातियां थी, कवि, नर्तक, ये सब की, उनका संबंध जो है उत्पादक वर्ग से था, है ना। और उसे अपनी ज़रूरतों के लिए जो है राजाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ऐसे में वे खेती वगैरह कर नहीं सकते थे, कवि वगैरह। तो कवि क्या करते थे कि वो राजाओं की रुचि के अनुसार वो कविता लिखने का काम करने लगे। या जो नर्तक, जो चित्रकार हैं, वो राजा की रुचि के अनुसार जो है वो मूर्ति बनाने लगे या चित्र बनाने लगे, जिससे उनकी जीविका का जो है भरण पोषण हो सके। फिर तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, जैसे जो कवि हैं वो मतलब संस्कृत के जो आचार्य हैं या संस्कृत का उत्तरवर्ती जो साहित्य है उसका वो सहारा लेते हैं, जहाँ पर जो है कामशास्त्र वगैरह या फिर आर्य गाथा सप्तशती आदि की जो परंपरा है उसका वो सहारा लेते हैं। तो इनका संबंध तो उत्पादक वर्ग से था, लेकिन ये अपनी जीविका के लिए जो है ये राजाओं पर निर्भर रहते थे और राजाओं की रुचि के अनुसार जो है वे कविता लिखने का काम करते थे। तो जो रीतिकाल जो है वो मतलब उन्हीं की एक तरीके से उनकी ज़रूरतों की के ही कारण जो है वो पैदा हुआ। सॉरी। फिर उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल में कितने तरह के कवि हैं। जैसे एक तीन कैटेगरी है, तीन वर्ग हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध क्या है? रीतिबद्ध का अर्थ है कि जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, और रीति मुक्त का अर्थ क्या है कि जो रीति के बंधन से जो है वो मुक्त हैं। और रीति सिद्ध सिर्फ बिहारी हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि ये दोनों जो है वो दरबारी कवि हैं। दरबारी कवि होने के कारण वे दरबार की ज़रूरतों के अनुसार जो है वे कविता लिखते हैं। राजाओं के आश्रय में रहते हैं, तो राजाश्रय में रहने के कारण वो राजा की रुचि के अनुसार कविता लिख करके अपना वो जीविकोपार्जन करते थे। रीतिबद्ध का अर्थ है कि रीतिबद्ध जो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं। दूसरा, रीतिबद्ध कवियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो उन्होंने मतलब जो संस्कृत के जो आचार्य हैं उनकी परंपरा पर वे काव्य शास्त्र भी लिखते हैं, और उन काव्य शास्त्रों के साथ साथ उसका लक्षण ग्रंथ भी मतलब उदाहरण भी साथ साथ देते चलते हैं। तो रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जो संस्कृत के आचार्यों के ढंग पर उन्होंने काव्य शास्त्र की रचना की और उन्होंने काव्य लक्षण भी प्रस्तुत किए हैं, उसके उदाहरण भी दिए हैं। रीति सिद्ध कवि उसमें रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि हैं, मतिराम हैं, देव हैं, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि का अर्थ क्या है कि रीति सिद्ध कवि वो कवि हैं जिन्होंने कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा,
लेकिन अपने अंदर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को इतना समाहित किए हुए हैं कि वे जो भी दोहा कहते हैं वे वह किसी न किसी किसी न किसी काव्यांग का उदाहरण बन करके वो सामने आता है। तो ऐसे कवि जो हैं वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। और रीति सिद्ध कवि एकमात्र हैं वो बिहारी हैं। रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त का अर्थ है कि जो मतलब रीति के बंधन से मुक्त हैं। रीतिबद्ध रीति मुक्त कवि दरबारी कवि नहीं थे, और दरबारी न होने के कारण उनके काव्य में उनकी अपनी प्रणय भावनाएं जो है प्रकट हुई है। मतलब ये कि उन्होंने अपने जिस प्रेम को भोगा है, जिस प्रेम को भोगा है उसी का वो चित्रण करते हैं। मतलब उनका जो काव्य है वो स्वानुभूति पर आधारित है। उनकी अपनी जो अनुभूतियाँ हैं वही रीतिमुक्त कवियों के यहाँ पाई जाती है। और रीतिमुक्त कवियों में जो है घनानंद जो है सबसे प्रसिद्ध हैं। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि वो पन्ना दरबार की सुभान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। तो एक बार राज दरबार में मतलब कुछ लोगों ने मतलब षड्यंत्रवश राजा के पास यह कहा कि घनानंद बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो राजा ने उन्हें गाने की आज्ञा दी। तो घनानंद ने उस समय इनकार कर दिया। फिर राजा दूसरे लोगों के यह कहने पर कि अगर सुभान यह उन्हें गाना गाने कहेगी तब वह गाना गाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया, सुभान को आदेश दिया, और सुभान के कहने पर जब घनानंद ने गाना गाया और उसके बाद फिर राजा को यह मतलब बहुत ही बुरा लगा राजा को कि मतलब मेरे कहने पर नहीं गा करके मतलब एक दरबार की एक जो नर्तकी है या जो वेश्या है उसके कहने पर वे गाए। तो वे उन्हें फिर देश निकाला दे दिया जाता है। घनानंद जो है अपनी प्रेमिका के पास जाते हैं, सुभान के पास, और वह कहते हैं साथ चलने के लिए, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो मतलब सारांश ये है कि वे पन्ना दरबार की सुभान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे, और उनका पूरा जो काव्य है वो एक तरीके से उनके प्रेम की मतलब मार्मिक जो पीड़ा है, प्रेम में जो विरह है, उसी पर उनका प्रेम जो है वो केंद्रित है। तो मुख्य रूप से रीतिमुक्त कवि जो हैं वे हैं जिनके काव्य में उनकी अपनी प्रणय भावनाएं प्रकट हुई है, और इनका प्रेम जो है मतलब वो एक तरीके से विरह में है। और ऐसा माना जाता है कि रीतिमुक्त कवि जो है रीतिबद्ध कवि और रीतिसिद्ध कवि गढ़ गढ़ कर कविता बनाते हैं, जबकि रीतिमुक्त कवियों को उनको कविता ही बना जाती है। मतलब अनुभूतियों का जो आंतरिक दबाव है वही रीतिमुक्त कवियों की कविता का बुनियादी संरचक है। तो इस लिहाज से हम लोग देखते हैं कि रीतिमुक्त कवियों का काव्य जो है ज़्यादा विविधता लिए हुए है। उनका प्रेम जो है एक तरफा है। एक तरफा प्रेम में प्रेमी जो है अपने प्रिय पात्र के लिए जीता और मरता है, लेकिन प्रिय पात्र उसकी उपेक्षा करता है। दूसरा ये कि रीतिमुक्त कवियों के यहाँ रीतिमुक्त कवि जैसे घनानंद वगैरह जो हैं वो क्षण भर के लिए उनको अपने प्रिय पात्र के या प्रेमिका के दर्शन हो भी जाते हैं तो अगले ही क्षण आने वाले वियोग की आशंका जो है उन्हें धर दबोचती है। मतलब एक तरीके से मतलब वियोग की दीर्घकालिकता जो है उसको निरूपित करते हुए खुद घनानंद कहते हैं कि यह कैसे संयोग न सूझी पड़े, जो वियोग न एको बिछुहत है। दूसरा ये कि रीतिबद्ध कवि या फिर रीति सिद्ध कवि जो हैं एक तरीके से जो है गढ़ गढ़ कर कविता बनाते हैं। रीतिमुक्त कवियों के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ उनके यहाँ स्वानुभूति जो है वो ज़्यादा मतलब बहुत घने रूप में मौजूद है। दूसरा ये कि उनके लिए अनुभव जो है ज़्यादा ज़रूरी है। अकबर की एक शायरी है कि मतलब इश्क पर जोर दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। मतलब ये कि कविता करने के लिए है ना इश्क करना ज़रूरी है। ज्ञान से जो है मतलब कविता नहीं लिखी जा सकती है।
तो इन सभी बातों की चर्चा जो है अगली क्लास में हम लोग विस्तार से करेंगे, जिसमें हम लोग रीतिकाल के नामकरण को जानने का प्रयास करेंगे। रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि में जो अंतर है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ अलंकार वगैरह के जब बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से जो काव्य शास्त्रीय ज्ञान है उसको हम लोग विस्तार से अगली क्लास में जानने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।